Assalamu alaikum everyone. Hope everyone is doing great. जो हमारा प्रीवियस हमारी जो डिस्कशन थी एपीएससी के टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है बिल्डिंग मटेरियल्स, तो लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर वी रीच्ड टू क्वेश्चन नंबर 76, राइट। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 से क्वेश्चन नंबर 110 तक क्वेश्चन जो है वो देख लेंगे। और जो लोग वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए ये है कि हम जिस बुक को हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है, फर्स्ट जो बुक हमने सेलेक्ट की प्रिपरेशन के लिए वो सिविल इंजीनियरिंग बाय आर ओगर। तो आर ओगर की बुक की जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसी का चैप्टर नंबर 1 बिल्डिंग मटेरियल उसके क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 77 से स्टार्ट कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 110 तक क्लोज करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 111 जो है टिम्बर से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टिम्बर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको कवर कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। क्वेश्चन नंबर 77 जो हमारा है, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ सिलिका एल्यूमिनियम एंड फेरिक ऑक्साइड इन लाइम फॉर वाइट वॉशिंग इज। मतलब जो हम वाइट वॉशिंग करते हैं, चूना करते हैं, उसके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए सिलिका एल्यूमिनियम फेरिक ऑक्साइड, नहीं होना चाहिए। वाइट वॉशिंग के अंदर जो लाइम यूज होगा उसके अंदर ये तीनों कंपोनेंट्स नहीं होनी चाहिए। सो द राइट आंसर इज 0। एंड देन क्वेश्चन नंबर 78, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ हाइड्रोलिक लाइम। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने काफ़ी नोटिस किया है। मैंने जितने 3-4 टेस्ट दिए हैं, मैं अपीयर हुआ हूँ उनमें, ये हाइड्रोलिक लाइम का इनिशियल सेटिंग टाइम और लाइम पोज़ोलाना का भी इनिशियल सेटिंग टाइम पूछते हैं। तो दोनों का 120 मिनट्स होगा, राइट। The initial setting time of hydraulic lime is also 120 minutes, which is 2 hours. Sorry, yeah, right, 2 hours. And then the initial setting time of lime polyzona is also 120 minutes. तो ये दो important questions हैं, ये आई थिंक काफ़ी दफ़ा रिपीट होती हैं। The normal curing period for lime mortar, लाइम मोटार का जो नॉर्मल क्यूरिंग पीरियड होता है 7 दिन तक, 7 डेज तक हम क्यूरिंग करते हैं। फॉर लाइम कंक्रीट, जो हमारा लाइम कंक्रीट, एक तो सीमेंट कंक्रीट होता है, दूसरा हमारा लाइम कंक्रीट। लाइम कंक्रीट की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेंशन्ड है और यहाँ पे हमने देखना है कि इनमें से कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। तो स्लम्प, लाइम कंक्रीट का स्लम्प हमेशा 50 to 75 mm होना चाहिए, दिस इज राइट। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ लाइमस्टोन का जो 90 दिन के बाद, 90 डेज के बाद, इसका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ 0.2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, दिस ऑप्शन इज आल्सो राइट। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 90 दिन के बाद 1.5 होना चाहिए और 26 डेज के बाद 1.2 होना चाहिए। तो ये सारे ऑप्शंस ठीक हैं। तो ये याद रखने की भी चीज़ें हैं कि आप लाइम कंक्रीट जो है उसके 26 दिन के बाद 1.2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 90 डेज के बाद 1.5 होता है और इसका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ 90 डेज के बाद 0.2 होता है और इसका स्लम्प 50 to 75 mm होता है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्साइनिंग जिप्सम, ठीक हो गया। कैल्साइनिंग किस चीज़ को कहते हैं, पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। यहाँ पे हम किसी भी सब्सटेंस को हाई टेम्परेचर देते हैं या हाई हीट देते हैं, तो जिप्सम को जब हम हाई टेम्परेचर या हाई हीट देते हैं तो उससे आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो उस मेथड को कैल्साइनिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द प्रोपोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड आर। अब इसमें कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की हैं कि इन जो कुछ जगहों में आंसर्स गलत होती हैं या रिपीटेशन होता है। जैसे एक एग्जांपल ये भी है, इसमें आप देखें कि लाइम 63% से लेकर 22% और अदर इंग्रेडिएंट्स 15% होना चाहिए, राइट। तो ये ठीक है, जो पोर्टलैंड सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें यही प्रोपोर्शन रखते हैं, लाइम को 63% रखते हैं, सिलिका 22% और अदर इंग्रेडिएंट्स 15%। अब ऑप्शन बी भी इन लोगों ने ही सेम ही लिखा हुआ है, आई गेस ये टाइपिंग मिस्टेक है। वो क्या कहते हैं, सिलिका 22% लिखा हुआ, ऊपर भी सिलिका 22%, लाइम 63%, नीचे भी लाइम 63% और अदर इंग्रेडिएंट्स 15%। तो ये दोनों ऑप्शन सेम लग रहे हैं, एग्जैक्टली सेम है। तो बोथ आर राइट एक्चुअली। तो
ऑप्शन बी में मुझे इनका टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, वो यहाँ पे मैं भी शायद लाइम को 22% या है और सिलिका 63% लिखना चाह रहे हैं। खैर जो भी है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से दोनों ऑप्शंस ठीक हैं अगर टाइपिंग मिस्टेक नहीं है तो पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर आपका प्रोपोर्शन हमेशा लाइम 63% होता है, सिलिका 22% होता है, और उसके अलावा जो अदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके 15% होते हैं। जैसे आपका अदर इंग्रेडिएंट्स में कोल वगैरह, जिप्सम वगैरह आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 84, गुड क्वालिटी सीमेंट कंटेन्स हायर परसेंटेज ऑफ। अब ये कुछ चीजें हैं सीमेंट के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होती हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट भी होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट भी होता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट भी होता है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट भी होता है। तो हमें इन सब सब्सटेंसेस का जो अलग अलग फंक्शन है वो हमें पता होना चाहिए, ये क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये कंफ्यूज कर देती हैं, बंदा भूल जाता है कि डाई कैल्शियम सिलिकेट किस लिए यूज होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो जो आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है वो गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट कंटेंस हायर परसेंटेज ऑफ, आपका जो किस सीमेंट को हम गुड क्वालिटी सीमेंट कहेंगे, जिसके अंदर हायर परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होगा। और आपके सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है उसके लिए ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 85, राइट। एंड देन आपके सीमेंट का जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो प्रोवाइड करता है डाई कैल्शियम सिलिकेट। गॉट इट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट आपका गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट के अंदर ज्यादा होना चाहिए। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट आपका इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट के लिए होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है। So these are confusing, so we need to remind them। आपको इनको कोशिश करके याद रखना पड़ेगा कि डाई कैल्शियम सिलिकेट का फंक्शन क्या है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का क्या है और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का क्या है। और क्वेश्चन नंबर 87 जब हम देखते हैं तो इसके अंदर है टू रिटार्ड द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल। अब इनिशियल सेटिंग टाइम के रिटार्डेशन के लिए जो कंपाउंड यूज होता है सीमेंट के अंदर जिप्सम भी होता है, राइट। तो जिप्सम रिस्पॉन्सिबल होता है रिटार्डेशन ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए। तो इसी क्वेश्चन से रेलिवेंट एक और क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन आगे आएगा, वो भी इसी से रेलिवेंट है। तो रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज द कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल इज जिप्सम। अब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इनके फंक्शंस तो हम लोगों ने ऊपर 3 क्वेश्चन में देख लिए क्या क्या है। आपका जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट अब सीमेंट के अंदर ज्यादा हो तो सीमेंट को हम गुड क्वालिटी सीमेंट कहते हैं। अगर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है आपका इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट काज करता है, और डाई कैल्शियम सिलिकेट आपका जो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट प्रोवाइड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट ऑप्शन आपका जिप्सम है। क्वेश्चन नंबर 88, द कंपाउंड ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट विच रिएक्ट्स इमीडिएटली विद वाटर एंड आल्सो सेट्स फर्स्ट। ठीक हो गया। आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट आप ऊपर हम लोगों ने जो पढ़ा था इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट के लिए होता है ना, तो इधर भी वही है कि द कंपाउंड ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट विच रिएक्ट्स इमीडिएटली विद वाटर एंड आल्सो सेट्स फर्स्ट, इसका इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और सबसे पहले जो रिएक्ट करता है पानी के साथ, सीमेंट के अंदर जो कंपाउंड्स उसमें सबसे पहले जो रिएक्ट करता है वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट पानी के साथ रिएक्ट कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 89, द कॉमनली यूज रॉ मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। अब सीमेंट की प्रिपरेशन के लिए कॉमनली कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है। ठीक हो गया। तो इसमें लाइम का हमें पता है कि लाइम यूज होता है नॉर्मली, तो इसका जो राइट आंसर है स्लेट, ऑप्शंस दिए हैं स्लेट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड बेसाल्ट, एंड द राइट आंसर इज लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो है आपका कॉमनली यूज होने वाला रॉ मटेरियल है सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 90, द कंपाउंड ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट व्हिच कंट्रीब्यूट्स टू द स्ट्रेंथ आफ्टर 2 और 3 years। एक तो हमें ये चीज पता है कि मतलब स्ट्रेंथ के लिए हम लोगों ने इधर पढ़ा था कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है सीमेंट का उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, राइट। और ये डाई कैल्शियम सिलिकेट का वही क्वेश्चन इसी से रेलिवेंट है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, द कंपाउंड ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट व्हिच कंट्रीब्यूट्स टू द स्ट्रेंथ, राइट, स्ट्रेंथ आफ्टर 2 और 3 years, देयर इज डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट ही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है सीमेंट के अंदर आपके स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए, या फिर जो स्ट्रेंथ आपका 2 और 3 years के बाद आपके सीमेंट को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 99, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अटेन्स अर्ली स्ट्रेंथ ड्यू टू। जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, नाम से ही पता है कि उसके अंदर वो जल्दी से हार्डन हो जाता है।
तो वो किस वजह से होता है, रीजंस क्या हैं अर्ली स्ट्रेंथ गेन करने के रीजन? ऑप्शन ए है लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ लाइम ग्राउंडेड फाइनर देन नॉर्मल सीमेंट, लेसर प्रोपोर्शन ऑफ लाइम, ये तो हो ही नहीं सकता, आपका रैपिड हार्डनिंग के लिए लाइम ज्यादा होना चाहिए, तो लार्जर, एक ऑप्शन ये हमारे पास है लेसर प्रोपोर्शन ऑफ लाइम, ये भी रॉन्ग है। लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ लाइम, ए और बी है लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ लाइम, बट नेक्स्ट इज should be grounded finer than normal cement, should be grounded coarser than the normal cement, not coarser, it should be finer than the normal cement, so option A is the right answer। एक ऑप्शन इसमें एक्सेस परसेंटेज ऑफ जिप्सम भी दिया हुआ है, एक्सेस परसेंटेज ऑफ जिप्सम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड हार्डनेस ऑफ सीमेंट, क्योंकि जिप्सम का हम लोगों ने बोला था कि ये आपका इनिशियल सेटिंग को रिटार्ड करता है, राइट। तो where were we? Question number 92, quick setting cement is produced by adding, सीमेंट के अंदर आपका जो क्विक सेटिंग होता है, क्विक सेटिंग जो सीमेंट होता है वो उसके अंदर क्या चीज ऐड करने से वो क्विक सेटिंग सीमेंट बन जाता है? लेस अमाउंट ऑफ जिप्सम इन वेरी फाइन पाउडर्ड फॉर्म। अब देखें ये क्वेश्चन में कह रहा था, लिंक कर रहा है पिछले के साथ। अब जिप्सम, इसको 87 में आप देखें तो टू रिटार्ड द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल इज जिप्सम, इनिशियल सेटिंग टाइम को रिटार्ड करता है ना जिप्सम, तो जिप्सम जितना कम होगा उतना आपका इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। तो इधर भी वही है, लेस अमाउंट ऑफ जिप्सम इन वेरी फाइन पाउडर फॉर्म करेंगे तो आपको क्विक सेटिंग सीमेंट इज प्रोवाइडेड बाय एडिंग लेस अमाउंट ऑफ जिप्सम। ठीक हो गया, लेस जिप्सम होगा तो रिटार्डेशन आपकी इनिशियल सेटिंग में कम होगी। More amount of gypsum is wrong. Aluminum sulfate in very fine powder resist also long. Pozzolana in very fine powder form wrong. None of these. Option A is right. Correct answer. Portland cement manufactured from pure white chalk and clay but free from iron oxide is known as, अब ये पोर्टलैंड सीमेंट का ही की बात कर रहा है। पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर आपका जो है व्हाइट चाक क्ले भी होता है और आयरन ऑक्साइड भी होता है पोर्टलैंड सीमेंट में, लेकिन अगर इस पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर आयरन ऑक्साइड ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, व्हाइट सीमेंट बोलते हैं। दैट पोर्टलैंड सीमेंट विच इज फ्री फ्रॉम आयरन ऑक्साइड इज नोन एज व्हाइट सीमेंट। तो इसके लिए आई थिंक हमें ये करना चाहिए कि आपके सीमेंट के जितने भी टाइप्स हैं उन सब के डेफिनेशंस और प्रॉपर्टीज को हम एक दफ़ा स्टडी कर लें, तो उससे हमें मतलब ये ऑप्शन सेलेक्ट करने में आसानी होगी। ऑब्वियस सी बात है कि हमें क्विक सेटिंग सीमेंट की डेफिनेशन, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट की डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज पता होंगी तो हमें राइट ऑप्शन चूज करने में आसानी रहेगी। देन क्वेश्चन नंबर 94 इज पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट पोजेसिस, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट जो है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? तो पोर्टलैंड पोज़ोलाना cement is higher resistant to chemical attack, this is right। पोज़ोलाना सीमेंट जो होता है आपका केमिकल अटैक्स को रेजिस्ट करता है। लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन, लोअर श्रिंकेज ऑन ड्राइंग, ड्राई होने के बाद उसके अंदर श्रिंकेज कम हो रही होती है। वाटर टाइटनेस उसके अंदर होती है। तो 94 जो क्वेश्चन है उसके सारे ऑप्शंस राइट हैं, ये सारे पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के प्रॉपर्टीज हैं। Question number 95, the percentage of water for normal consistency is, आपके नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए वाटर की परसेंटेज 15 to 25% होनी चाहिए। Question number 96, if P is the percentage of water required for normal consistency, P से शो किया है नॉर्मल कंसिस्टेंसी की परसेंटेज को। वाटर टू बी एडेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम इज, अब इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हमें कितना पानी चाहिए होगा, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है जो कि 85% ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी, नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए जो पानी दरकार होता है, जिसकी ज़रूरत होती है, उसका 85% हम लेते हैं, तो उससे हमें इनिशियल सेटिंग टाइम का के लिए जो वाटर रिक्वायर्ड होता है वो आ जाता है। तो 0.85 इंटू पी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय, साउंडनेस ऑफ सीमेंट
टेस्ट करने के लिए लेचेटियर apparatus यूज होता है। एंड 98 क्वेश्चन नंबर 98 इज साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट डिटरमाइंस। सीमेंट की साउंडनेस टेस्ट हम क्यों करते हैं, उससे क्या पता चलता है? उससे हमें क्वालिटी ऑफ फ्री लाइम का पता चलता है, या फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ का पता चलता है, या फिर इनिशियल सेटिंग का, या ड्यूरेबिलिटी का, या ऑल ऑफ द अबव। अब साउंडनेस से आपका ड्यूरेबिलिटी का तो फिर पता नहीं चलेगा, आपकी इनिशियल सेटिंग टाइम का भी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ का भी इससे पता नहीं चलेगा। साउंडनेस से स्ट्रेंथ का कोई रिलेशन है नहीं। तो साउंडनेस टेस्ट जो होगा सीमेंट का, वो क्वालिटी ऑफ फ्री लाइम मेयर करने के लिए, चेक करने के लिए यूज होगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 99 जो हमारा है, सीमेंट इज सेड टू बी गुड क्वालिटी। कौन से सीमेंट को हम गुड क्वालिटी कहेंगे? इट्स कलर इज नॉट ग्रीनिश ग्रे। रॉन्ग, क्योंकि ग्रीनिश ग्रे होना चाहिए। जो गुड क्वालिटी सीमेंट होता है उसका कलर ग्रीनिश ग्रे होना चाहिए, इधर नॉट कह रहा है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। वन फील्स कूल बाय थ्रस्टिंग वंस हैंड इन द सीमेंट बैग। अब इसमें जहां तक मुझे लग रहा है इन लोगों ने इंग्लिश ग्रामर का थोड़ा सा इसमें गेम किया हुआ है। तो ये कह रहा है कि वन फील्स कूल, एक बंदा दूसरे बंदे का हाथ अंदर सीमेंट बैग के अंदर डालता है तो जो पहला बंदा है उसका हाथ कूल होना चाहिए, इस तरह का वो तासुर दे रहा है स्टेटमेंट में ना। हालांकि मतलब राइट ये होता है कि सीमेंट, जाहिर सी बात, गुड क्वालिटी सीमेंट के अंदर जब आप अपना हाथ डालते हैं तो आप फील करते हैं हाथ ठंडा ठंडा फील करते हैं, राइट, हाथ कूल हो रहा होता है। तो वन फील्स कूल बाय थ्रस्टिंग वंस हैंड इन दी सीमेंट, या हिज ओन कहता तो फिर ये राइट होता, वंस हैंड कह रहा है तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन सी है, इट इज नॉट स्मूथ व्हेन रब्ड इन बिटवीन फिंगर्स। ये भी रॉन्ग है, क्योंकि स्मूथ होना चाहिए। जब आप अपने फिंगर्स के बीच में उसको सीमेंट को रब करेंगे, गुड क्वालिटी सीमेंट अगर है तो वो स्मूथ होगा, अगर गुड क्वालिटी नहीं है तो स्मूथ नहीं होगा। ऑप्शन डी है, अ हैंडफुल ऑफ सीमेंट थ्रोन इनटू अ बकेट ऑफ वाटर डज नॉट फ्लोट। इट शुड फ्लोट। गुड क्वालिटी सीमेंट आई गेस शुड फ्लोट जब उसको बकेट के अंदर, पानी के बकेट के अंदर थ्रो करेंगे। तो ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट फॉर गुड क्वालिटी सीमेंट। And next question is question number 100, which is with storage strength of cement. अब सीमेंट को आप स्टोर करके रखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, विद द पैसेज ऑफ टाइम सीमेंट का स्ट्रेंथ डिक्रीज होता रहता है। इसीलिए हमें मतलब कोई मखसूस टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम, इस इतने ड्यूरेशन के अंदर सीमेंट बैग के अंदर ऊपर देख के उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है उसके साथ कंपेयर करके, आई गेस 90 डेज या 3 मंथ्स का कोई ड्यूरेशन होता है उसके अंदर यूज करना चाहिए। उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ टाइम के साथ डिक्रीज होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 101, इन अ मोटर द बाइंडिंग मटेरियल इज। ऑब्वियस सी बात है, आई थिंक ये तकरीबन सारे सिविल इंजीनियर्स को पता होगा कि मोटर के अंदर जो बाइंडिंग मटेरियल होता है वो आपका सीमेंट ही होता है। गुड क्वालिटी सैंड इज नेवर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। आपका हमेशा जो गुड क्वालिटी सैंड होगा आपके रिवर से, नालाज से, या ग्रेवल पाउडर से आपको मिलेगा। सी के अंदर से आपको कभी भी गुड क्वालिटी सैंड नहीं मिलेगा। 103, index number expressing the relative sizes of both coarse and fine aggregate is called। जो क्या कहते हैं आपका फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का जो रिलेटिव रिलेशन हम निकालते हैं, उनके जो क्या कहते हैं रिलेटिव साइजेस का जब हम रेशियो निकालते हैं उससे एक नंबर आता है जिसको इंडेक्स नंबर बोलते हैं। तो उस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं? फाइननेस मॉड्यूल्स कहते हैं, फाइननेस मॉड्यूल। क्वेश्चन नंबर 104, बकलिंग ऑफ सैंड इज काज्ड ड्यू टू। सैंड के अंदर जो बकलिंग होती है वो आपके सरफेस मॉइस्चर की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 105, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, तो पहला है, एडिंग 5 to 6% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट बाय वेट इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ ड्राई सैंड फ्रॉम 18 to 38%। अगर हम मॉइस्चर कंटेंट ऐड करते हैं ड्राई सैंड के अंदर 5 to 6%, तो वो आपके ड्राई सैंड का जो है वॉल्यूम को 18 to 38% इंक्रीज करता है। दिस इज राइट ऑप्शन। इसको हमें याद रखना पड़ेगा। द बकलिंग ऑफ फाइन सैंड इज मोर देन दैट ऑफ कोर्स सैंड। फाइन सैंड का जो बकलिंग है कोर्स सैंड से ज्यादा होता है। दिस इज आल्सो राइट।
If the percentage content of moisture exceeds 10%, परसेंटेज कंटेंट ऑफ मॉइस्चर, आपके मॉइस्चर कंटेंट जो है अगर 10% से ज्यादा हो गया, इंक्रीज इन बकलिंग ऑफ सैंड स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, आपके सैंड के अंदर बकलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी, द वॉल्यूम ऑफ, दिस इज आल्सो राइट, ऑप्शन डी, द वॉल्यूम ऑफ फुली सैचुरेटेड सैंड इक्वल्स दैट ऑफ ड्राई सैंड, आपका जो फुली सैचुरेटेड सैंड होता है उसका वॉल्यूम हमेशा आपके ड्राई सैंड के वॉल्यूम के बराबर होता है। All of the options are correct for question number 105. 106, strength of cement concrete primarily depends upon, अब ये आपके सीमेंट कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं बाकी ऑप्शंस पे भी डिपेंड कर रहा होता है, क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ सीमेंट, क्वालिटी ऑफ एग्रीगेट्स, लेकिन प्राइमरली जो डिपेंडेंट होता है वो हमेशा आपका सीमेंट कंक्रीट वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंडेंट होता है। ठीक हो गया। और वाटर सीमेंट रेशियो आपके वर्केबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो हमें 0.40 होना चाहिए। तो इससे रिलेवेंट भी क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, स्लम्प टेस्ट फॉर कंक्रीट। स्लम्प टेस्ट हम किस लिए करते हैं? इस कंक्रीट के स्ट्रेंथ को मेयर करने के लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए, वाटर कंटेंट के लिए, वर्केबिलिटी के लिए। वर्केबिलिटी के लिए, कंक्रीट वर्केबल है या नहीं है वो चेक करने के लिए हम स्लम्प टेस्ट करते हैं। और इसमें हमें स्लम्प के डिफरेंट टाइप्स का भी पता होना चाहिए, इसको भी एक दफा गो थ्रू कर लें। क्वेश्चन नंबर 108, a badly mixed cement concrete results in, अब आप किसी भी कंक्रीट को सही तरीके से मिक्स नहीं करेंगे, फाइन कोर्स एग्रीगेट सीमेंट वाटर को प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं करेंगे, मिक्स करने के अलावा ही आप कंक्रीट की पोरिंग करेंगे, तो बाद में जब आप शटरिंग को रिमूव करेंगे तो आपके स्ट्रक्चर के अंदर हनी कॉम्बिंग होगी। सो द राइट आंसर इज हनी कॉम्बिंग। फॉर अ 50 kg सीमेंट बैग वाटर रिक्वायर्ड, आप अगर किसी भी कंक्रीट वर्क के लिए 50 kg सीमेंट यूज करते हैं तो उसके लिए नॉर्मली 22.5 लीटर्स पानी रिक्वायर्ड होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 110, एंड दिस शुड बी आवर लास्ट क्वेश्चन बिकॉज इसके बाद टिम्बर से रिलेवेंट क्वेश्चन है, तो ये हम अगली क्लास में टिम्बर के बारे में थोड़ा सा थ्योरी पढ़ के फिर ये एमसीक्यूज करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन 110, मिनिमम रिक्वायर्ड वाटर सीमेंट रेशियो फॉर वर्केबल कंक्रीट, जैसे मैंने ऊपर भी जिक्र किया था, वाटर सीमेंट रेशियो एक वर्केबल कंक्रीट के लिए कम से कम 0.40 होना चाहिए, इससे कम होगा तो आपका कंक्रीट वर्केबल नहीं होगा। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। क्वेश्चन नंबर 110 तक आपका जो बिल्डिंग मटेरियल का चैप्टर नंबर 1 है वहां तक हम लोग पहुंचे हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 111 से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम टिम्बर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो टिम्बर से रिलेवेंट जो हमारे क्वेश्चंस है उसमें गुड टिम्बर के जो क्वालिटीज क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टिम्बर हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर स्ट्रक्चर ऑफ गुड टिम्बर, गुड टिम्बर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, हार्ड और सॉफ्ट वुड में डिफरेंस क्या है, उसके अलावा प्रिजर्वेशन, हम टिम्बर को प्रिजर्व कैसे रख सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास या मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग टिम्बर को प्रिजर्व रख सकते हैं, और टिम्बर के अंदर डिफरेंट किस्म के डिफेक्ट्स होती हैं, किस किस तरह की डिफेक्ट्स होती हैं और उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसके अलावा टिम्बर की सीजनिंग कैसे होती है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा देख लें। उसके बाद फिर टिम्बर से रिलेटेड एमसीक्यूज को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।